माई सेल्फ सचिन यादव। आइए आज हम लोग डिस्कस करते हैं बायोलॉजी। तो पहले आज हम लोग जानेंगे कि बायोलॉजी क्या होती है, क्योंकि बायोलॉजी पढ़ने वाले बच्चे सबसे पहले यही पूछ लिया जाता है कि बायोलॉजी होती क्या है। या है तुम उसको पूरी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन बता दो, ईटीएस बता दो, क्रेब्स साइकिल बता दो, दुनिया भर की बायोलॉजी बता दो। अगर ये नहीं बता पाए बायोलॉजी क्या होती है तो कहेगा कुछ आता ही नहीं। तो आइए पहले यही बात कर लेते हैं कि बायोलॉजी होती क्या है। तो बायोलॉजी जो होती है बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बनी होती है। पहला शब्द होता है बायोस और दूसरा शब्द होता है लोगोस। बायोस का मतलब होता है लिविंग या फिर लाइफ कहते हैं, और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी, मतलब अध्ययन। और इन दोनों को जब मिला दिया जाता है तो इसी को हम कहते हैं बायोलॉजी, मतलब स्टडी ऑफ लाइफ। स्टडी ऑफ लाइफ को ही हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी। बायोलॉजी जो टर्म दिया था पहली बार, बायोलॉजी टर्म दिया गया था सन 1802 में, और जिन साइंटिस्टों ने नाम दिया था उनका नाम था लैमार्क एंड टी रिवेरानस, RINUS। तो इन दोनों साइंटिस्टों ने बायोलॉजी टर्म दिया और बायोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी की एक दूसरी डेफिनेशन भी होती है जिसे हम कहते हैं स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। और एक डेफिनेशन और होती है स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म होंगे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्टोरी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, यह भी कहलाती है स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। यह भी होती है बायोलॉजी की डेफिनेशन। तो बायोलॉजी की दो शाखाएं होती हैं। पहली शाखा जो होगी बायोलॉजी की उसे हम कहेंगे जूलॉजी, क्या होती है, जूलॉजी। और दूसरी होती है बॉटनी। बॉटनी को कभी कभी हम लोग फाइटोलॉजी भी कहते हैं, क्योंकि बॉटनी में हम जो स्टडी करते हैं वो प्लांट्स की करते हैं, और फाइटो का मतलब होता है प्लांट्स। तो प्लांट्स की स्टडी करते हैं बॉटनी में, इसलिए इसको हम कहते हैं फाइटोलॉजी। और जूलॉजी में स्टडी करते हैं एनिमल्स की, स्टडी ऑफ एनिमल्स। और बॉटनी में स्टडी करते हैं हम लोग स्टडी ऑफ प्लांट्स। और फाइटोस का मतलब होता है प्लांट्स और लोगोस का मतलब स्टडी, पहले ही बता चुके हैं बायोलॉजी में। तो फाइटोलॉजी का मतलब हुआ स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड जूलॉजी का मतलब हुआ स्टडी ऑफ एनिमल्स। तो आइए बात करते हैं जूलॉजी। जूलॉजी के जो फादर थे मतलब हैं भी, मर गए अभी। तो फादर ऑफ जूलॉजी जो थे वो हैं फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु थे। कौन थे? अरस्तु, एरिस्टोटल। और फादर ऑफ
बायोलॉजी, यह भी थे अरस्तु। अगले टॉपिक की बात करते हैं बॉटनी की। तो जो फादर ऑफ बॉटनी है, बॉटनी मीन्स फाइटोलॉजी, फाइटोलॉजी मीन्स प्लांट्स की स्टडी करेंगे। तो इनके जो फादर है वो है थियोफ्रास्टस। कौन है? थियोफ्रास्टस। तो ये हो गई बायोलॉजी की थोड़ी सी ऐसे जानकारी कि स्टडी ऑफ लाइफ को कहते हैं हम लोग बायोलॉजी, जिसकी दो शाखाएं हैं, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी में हम एनिमल्स की स्टडी करेंगे और बॉटनी में हम प्लांट्स की करेंगे। फादर ऑफ जूलॉजी जो है वो अरस्तु हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी भी अरस्तु हैं, और बॉटनी के फादर जो है वो हैं थियोफ्रास्टस। बायोलॉजी जो टर्म दिया था 1802 में लैमार्क और ट्रेविरेनस ने दिया था। आइए लिख लेते हैं टर्म बायोलॉजी जो दिया था सन 1802 में लैमार्क और ट्रेविरेनस ने दिया था। ये हो गई जनरल नॉलेज बायोलॉजी की। अब हम लोग बात करेंगे 11th एनसीईआरटी की पहली यूनिट, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जिसमें कि 4 चैप्टर्स आते हैं। नंबर 1 लिविंग वर्ल्ड, दूसरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और तीसरा आएगा प्लांट किंगडम, और चौथा और लास्ट चैप्टर आएगा एनिमल किंगडम। तो पहले लिखेंगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड्स। ये पहली यूनिट है जिसमें हम पढ़ेंगे 4 चैप्टर्स। 4 चैप्टर्स में पहला चैप्टर होगा हमारा द लिविंग वर्ल्ड्स, दूसरा चैप्टर होगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तीसरा चैप्टर है प्लांट किंगडम, और चौथा इस यूनिट का लास्ट चैप्टर है वो है एनिमल किंगडम। तो इस डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में आते हैं 4 चैप्टर्स। पहला चैप्टर होगा द लिविंग वर्ल्ड्स, दूसरा होगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तीसरा होगा प्लांट किंगडम, और लास्ट होगा एनिमल किंगडम। हम लोग पहले बात करेंगे द लिविंग वर्ल्ड्स की। तो आइए लिविंग वर्ड्स में पहले यही जानेंगे। लिविंग वर्ड्स मतलब सजीवों का संसार। सजीवों के संसार को जानेंगे कि ऐसी कौन सी चीज है जिससे हमें पता चलेगा कि ये सजीव हैं और ये निर्जीव हैं। तो लिविंग वर्ड्स में हम लोग यही जानेंगे, सजीवों और निर्जीवों के बारे में। तो आप बताएं, आप में से कोई की क्या होते हैं लिविंग और क्या होते हैं नॉन लिविंग। लिविंग, कुछ बच्चे कहते हैं लिविंग का मतलब होता है जिसमें जान होती है। अब यार जान क्या चीज होती है? तो जान, ये तो जनरल ऐसे ही आपने बोल दिया मजाक में कि जान होती है, लेकिन हम लोग साइंस की भाषा में पढ़ेंगे कि कैसे हम पहचानेंगे कि कौन से लिविंग है और कौन से नॉन लिविंग। तो लिविंग का पहला फीचर, कुल 5 फीचर्स होंगे जिनसे हम ये बताएंगे कि ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है। अगर ये 5 कैरेक्टर कोई फॉलो करेगा तो वो लिविंग होगा, नहीं तो हम उसे नॉन लिविंग में रख देंगे। तो आइए बात करते हैं, पहला कैरेक्टर जो हमारा होगा वो होगा ग्रोथ। ग्रोथ मतलब वृद्धि जिसमें हो, हिंदी में कहेंगे वृद्धि। दूसरा कैरेक्टर है रिप्रोडक्शन।
इसे कहते हैं प्रजनन। तीसरा है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में कहेंगे कोशिकीय संगठन। क्या कहेंगे? कोशिकीय संगठन। चौथा होता है मेटाबॉलिज्म। मतलब उपापचय। पांचवा और लास्ट होता है कॉन्शियसनेस। क्या होता है? कॉन्शियसनेस। हिंदी में चेतना कहते हैं। चेतना मतलब जगते रहो। तो ये सारी चीजें जिसके अंदर होंगी उन्हें हम कहेंगे ये लिविंग है, और जो नहीं होगी उसे हम नॉन लिविंग कहेंगे। इन पांचों में से जो पहले दो हैं, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, इनके बारे में एक टर्म यूज किया जाता है कि ये दोनों, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, नॉट द डिफाइनिंग फीचर of the living organism। ये बात बोली जाती है किसके लिए? ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। क्या होता है डिफाइनिंग फीचर, इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे जब ग्रोथ की डिटेल स्टडी करेंगे। तो अभी आप याद रखें कि ये नॉट द डिफाइनिंग फीचर है, मतलब ये ग्रोथ और रिप्रोडक्शन लिविंग का, मतलब सजीवों का डिफाइनिंग फीचर नहीं है, डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। और बाकी तीनों को हम एक टर्म यूज करते हैं कि ये डिफाइनिंग फीचर है। डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक, तो ये बात हो गई कि कौन सा डिफाइनिंग फीचर है, कौन सा नॉन डिफाइनिंग फीचर। आइए बात करते हैं, अब हम लोग एक एक करके सभी करेंगे। पहले बात करते हैं ग्रोथ की। तो आप में से कोई बताए क्या होती है ग्रोथ? हम बात करने जा रहे हैं ग्रोथ की। ग्रोथ कहते हैं वृद्धि को। कहते हैं कि ग्रोथ इज द इरिवर्सिबल एंड परमानेंट चेंज इन द ऑर्गन, या ऑर्गन के किसी पार्ट में हो या ऑर्गन के किसी एक सेल में हो। यह जो इरिवर्सिबल और परमानेंट, परमानेंट का मतलब होता है चिरस्थायी, और इरिवर्सिबल मतलब कि जो वापस ना आ सके। तो ग्रोथ के लिए हम बोलते हैं कि यह परमानेंट और इरिवर्सिबल चेंज होता है, और यह चेंज किसी एक कोशिका में हो सकता है, किसी एक ऑर्गन में हो सकता है, ऑर्गन के किसी एक पार्ट में हो सकता है, या पूरी बॉडी में हो सकता है। तो ग्रोथ का लिए एक टर्म यूज करते हैं, क्या कहते हैं? इरिवर्सिबल एंड परमानेंट change in the organ or part of organ या तो ऑर्गन के किसी सेल में, सेल ऑफ ऑर्गन। इरिवर्सिबल परमानेंट चेंज इन द ऑर्गेनिज्म, इसको हम कर देंगे ब्रैकेट में इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ग्रोथ केवल किस में होती है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। ठीक,
तो ये बात हो गई। तो ग्रोथ होती है इरिवर्सिबल परमानेंट चेंज होती है, ये किसी ऑर्गन में हो सकती है, ऑर्गन के किसी पार्ट में हो सकती है, या तो फिर उसके सेल में हो सकती है। तो ग्रोथ दो तरह की होती है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, और डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट टाइप की भी होती है। उसके पहले हम लोग बात करेंगे ग्रोथ के बारे में। एक बात बोलते हैं कि ग्रोथ जो होती है, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स। इंडिविजुअल का मतलब सिंगल ऑर्गेनिजम्स या कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो, अगर उसका मास बढ़े मतलब उसका भार बढ़े या उसकी संख्या बढ़े, उसी को हम कहते हैं ग्रोथ। तो कहते हैं कि इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर of individual organisms, individual organism are the twin characteristic। ट्विन का मतलब ट्विन्स होते हैं ना, जुड़वा, तो वैसे एक ये हो गया, एक ये हो गया, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। तो ये दोनों क्या हो गए, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक, जिसे हम कहेंगे are the twin characteristic of living organisms। तो एक बात ये हो गई कि ये इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर को हम क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। ग्रोथ जो होती है इरिवर्सिबल और परमानेंट चेंज होती है। ग्रोथ होती किस वजह से है हम बात करेंगे। उसके पहले जान लेते हैं कि ग्रोथ, जैसे कि मान लो ग्रोथ हुई, कोई फल है, पहले इतना छोटा था, बाद में ये बढ़ के इतना बड़ा हो गया। इसका क्या बढ़ा, आयतन बढ़ा। इसका जब आयतन बढ़ा तो ये ग्रोथ क्या हो गई, मतलब ग्रोथ हुई इंक्रीज इन वॉल्यूम। साइज बढ़ गया, इसका साइज बढ़ा, क्या मास बढ़ेगा तो साइज भी बढ़ेगा, साइज बढ़ गया मास बढ़ गया, तो ये इंक्रीज इन वॉल्यूम को भी हम क्या कह सकते हैं, ग्रोथ। ये हो गई इंक्रीज इन वॉल्यूम ग्रोथ। मान लो कोई पत्ती है, पत्ती इतनी छोटी सी थी, बाद में ये बड़ी हो गई, पत्ता बन गई। अब ये क्या हुआ, इसका सरफेस एरिया पहले इतनी चौड़ी थी, अब इतनी चौड़ी हो गई। अब इतनी चौड़ी हो गई, क्या हुआ, इसका सरफेस एरिया बढ़ गया। तो ये भी क्या है, ये भी ग्रोथ है, इंक्रीज इन सरफेस एरिया। इसी तरह से हम ले सकते हैं कि कोई भी चीज बड़ी है, लंबाई बढ़नी है, प्लांट्स की देख लो, एक पेड़ था वो इतना छोटा था, जिसमें छोटी छोटी पत्तियां थी, बाद में ये पेड़ क्या हुआ, काफी बड़ा हो गया, ऐसे हो गया। क्या हुआ, लंबाई इसकी बढ़ गई, पहले इतनी थी अब इतनी हो गई, तो ये क्या हो गया, इंक्रीज इन लेंथ हो गया। तो लंबाई कैसी भी हो सकती है, लंबाई बढ़ सकती है, चौड़ाई बढ़ सकती है, आयतन में वृद्धि हो सकती है, सरफेस एरिया बढ़ सकता है। तो इस तरह से ग्रोथ हो जाती है। ग्रोथ इसके आगे जब हम करेंगे तो ग्रोथ में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि क्या होती है ग्रोथ, क्या नॉन लिविंग और लिविंग दोनों बढ़ते हैं या केवल लिविंग ही बढ़ते हैं। तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक टर्म जब हम यूज करते हैं तो अब हमें पता है कि ग्रोथ, अब हम बताएंगे कि ग्रोथ दो तरह की होती है। एक होती है इंट्रिंसिक ग्रोथ, क्या होती है, इंट्रिंसिक टाइप की, एक होती है एक्सट्रिंसिक टाइप की। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, एक्सट्रिंसिक का मतलब हुआ बाहर से ग्रोथ होगी, मतलब वृद्धि होगी, लेकिन बाहर जो होगा, बाहरी सरफेस पर उस पर चेंजेस आएंगे।
और इंट्रिंसिक ग्रोथ का मतलब है अंदर से चेंजेस आएंगे, मतलब बॉडी के अंदर जो भी वृद्धि होगी वो बाहर दिखेगी लेकिन चेंजेस जो होंगे अंदर होंगे। और लेकिन एक्सट्रिंसिक में क्या होगा, बाहरी ग्रोथ होगी और बाहरी दिखेगी। बाहरी ग्रोथ का एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे कि हमारे पास एक कोई पहाड़ है, पहले इतना बड़ा था, क्या हुआ, हमने उस पर मिट्टी पूरा करकट फेंका, पहाड़ बड़ा हो गया, ऐसे बड़ा हो गया। अब क्या हुआ, हमने कहा था कि ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। क्या हुआ, पहले इतना था तो इसका मास कुछ कम रहा होगा, अब बड़ा हो गया, बड़ा होगा तो इसका मास बढ़ गया, मास भी बढ़ा, साइज भी बढ़ गया। इंक्रीज इन साइज को भी हम क्या कहते हैं, ग्रोथ। तो साइज बढ़ गया, ये बाहर से बढ़ी तो मतलब हो गया एक्सट्रिंसिक। और ये पहाड़ क्या होता है, नॉन लिविंग। तो मतलब कि जो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होती है शोज बाय या एग्जिबिटेड बाय, मतलब ये दिखाते हैं, एग्जिबिटेड बाय नॉन लिविंग। नॉन लिविंग एक्सट्रिंसिक ग्रोथ दर्शाते हैं, और इंट्रिंसिक ग्रोथ जो होगी वो लिविंग दर्शाते हैं। कौन, लिविंग, जिसमें हम लोग आते हैं। तो इस तरह से हो गया एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक ग्रोथ। ग्रोथ को एक टर्म और देते हैं, ग्रोथ दो तरह की और भी डिफाइन किया जाता है, डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट। पहला होता है इनडिटर्मिनेट और ये होता है डिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट का मतलब होता है अनलिमिटेड, मतलब कोई लिमिट ही ना हो, जब तक जिए तब तक बढ़ते ही रहे। ऐसी ग्रोथ कौन दर्शा सकता है कि जब तक जिंदा रहे तब तक बढ़ते रहेंगे और मर जाएंगे तो फिर बात ही खत्म। तो इनडिटर्मिनेट टाइप की ग्रोथ का मतलब होता है अनलिमिटेड ग्रोथ। क्या होता है, अनलिमिटेड ग्रोथ। कोई बताए कौन दर्शा सकता है अनलिमिटेड ग्रोथ? प्लांट्स। कौन? प्लांट्स। प्लांट्स जब तक जीवित रहते हैं तब तक बढ़ते हैं। और डिटर्मिनेट टाइप की होती है एनिमल्स दर्शाते हैं, मतलब लिमिटेड ग्रोथ। डिटर्मिनेट का मतलब लिमिटेड, एक निश्चित आयु तक बढ़ेंगे उसके बाद नहीं बढ़ेंगे। ये होते हैं एनिमल्स, होते हैं एनिमल्स। तो ऐसे हो गया, हम लोग 25-30 साल तक बढ़ते हैं उसके बाद बढ़ना बंद कर देते हैं। तो ये हो गई डिटर्मिनेट टाइप की जो हम लोग दिखाते हैं। और इनडिटर्मिनेट टाइप की प्लांट्स दिखाते हैं, उनकी शाखाएं जीवन पर्यंत बढ़ती हैं, वो भी जीवन पर्यंत ही बढ़ते रहते हैं। ग्रोथ तो हो गई। अब ग्रोथ का रीजन क्या है, मतलब कारण क्या है, ग्रोथ होती कैसे, किसकी वजह से ग्रोथ होती है, तो कारण पर बात करेंगे थोड़ा सा। कहते हैं कि ग्रोथ इज द सक्सेसफुल रिजल्ट। कौन सा रिजल्ट? सक्सेसफुल, मतलब अनसक्सेसफुल नहीं होना चाहिए। सक्सेसफुल रिजल्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म, मतलब उपापचयी अभिक्रियाओं का सफलतम परिणाम होता है। ग्रोथ इज द सक्सेसफुल रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। परेशान ना हो, मेटाबॉलिज्म हम जब पढ़ाएंगे तो डिटेल में बताएंगे क्या होती है मेटाबॉलिज्म। अभी सिर्फ शब्द जाने व्हाट इज की ग्रोथ जो होती है किसकी वजह से होती है, सक्सेसफुल रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म होती है। मेटाबॉलिज्म दो पार्ट होते हैं इसमें, एक होता है एनाबॉलिज्म, क्या होता है एनाबॉलिज्म, एक होता है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म मतलब काट दो, कैटा का मतलब काट दो। जो हमने खाना खाया उसे छोटे छोटे टुकड़ों में अगर हम तोड़ दिया तो क्या हो गया, कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म, हमने जो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा फिर उसे जोड़ के बड़े टुकड़ों में बदल दिया, ये क्या हो गया एनाबॉलिज्म। इन्हीं दोनों के परिणाम स्वरूप जो ग्रोथ हुई, जो भी रिजल्ट आया उसे हम क्या कहते हैं, ग्रोथ। तो इन्हीं दोनों को मिला के मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म का रिजल्ट होती है ग्रोथ। तो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म में जब एनाबॉलिज्म बढ़ेगा मतलब एनाबॉलिज्म इंक्रीजेज और कैटाबॉलिज्म डिक्रीजेज, तभी होगी ग्रोथ। और अगर मान लो गलती से एनाबॉलिज्म बढ़ जाए
एनाबॉलिज्म बढ़ नहीं घट जाए, क्या होगा, घट जाएगा। और कैटाबॉलिज्म बढ़ जाए, मतलब तोड़ने वाला काम बढ़ जाए। तब इसके फलस्वरूप जो भी ग्रोथ होगी उस ग्रोथ को हम कहते हैं नेगेटिव। कौन सी, नेगेटिव ग्रोथ। और इसे पॉजिटिव कह सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि ग्रोथ तभी होती है जब एनाबॉलिज्म ज्यादा हो और कैटाबॉलिज्म कम हो, तब होगी ग्रोथ। लेकिन अगर एनाबॉलिज्म ज्यादा हो, कम हो जाए और कैटाबॉलिज्म ज्यादा हो जाए, तब उसे हम कहेंगे नेगेटिव ग्रोथ। तो ग्रोथ इज द सक्सेसफुल रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। और ग्रोथ जो होती है वो सेल डिवीजन की वजह से होती है। सेल डिवीजन, कोशिकीय विभाजन, ये सेल वाले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। तो कोशिकीय विभाजन ये जान लो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ जो होती है, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ बाय सेल डिवीजन। किससे होगी, सेल डिवीजन से। और यूनिसेलुलर में भी, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी ग्रोथ सेल डिवीजन के द्वारा ही होती है। तो भाई ग्रोथ किसके कारण होती है, मेटाबॉलिज्म के कारण। मेटाबॉलिज्म में दो पार्ट्स होते हैं, एक एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। ग्रोथ तभी होगी जब एनाबॉलिज्म ज्यादा और कैटाबॉलिज्म कम हो। लेकिन अगर मान लो एनाबॉलिज्म कम हो जाए और कैटाबॉलिज्म ज्यादा हो जाए, तब ग्रोथ को हम क्या कहेंगे, नेगेटिव ग्रोथ या डी ग्रोथ कहते हैं। क्या कहते हैं, डी ग्रोथ। डी ग्रोथ या नेगेटिव ग्रोथ कहेंगे। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो ग्रोथ होती है कोशिकीय विभाजन से होती है। और यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें भी जो ग्रोथ होती है वो होती है सेल डिवीजन के द्वारा। तो ग्रोथ में अब इतना ही है। और ग्रोथ के बाद अब अगला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, रिप्रोडक्शन।